अध्याय 31। किसान आंदोलन 1857-1947। उपनिवेशवाद के तहत किसान। भारतीय किसानों की दरिद्रता कृषि संरचना के परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम थी। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां। हस्तशिल्प की बर्बादी के कारण भूमि पर भीड़भाड़ हो गई। नई भूमि राजस्व प्रणाली और औपनिवेशिक प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था। जमींदारी क्षेत्रों में किसानों को उच्च लगान, अवैध लेवी, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार स्वयं भारी भू राजस्व लगाती थी। अपनी आजीविका के एकमात्र स्रोत के नुकसान के डर से अतिभारित किसान अक्सर स्थानीय साहूकार के पास जाता था, जिसने उधार दिए गए पैसे पर ब्याज की उच्च दर निकालकर पूर्व की कठिनाइयों का पूरा उपयोग किया। अक्सर किसान को अपनी जमीन और मवेशी गिरवी रखने पड़ते थे। कभी कभी साहूकार ने गिरवी रखे सामान को जब्त कर लिया। धीरे धीरे बड़े क्षेत्रों में वास्तविक खेती करने वाले काश्तकारों, बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सिमट गए। किसानों ने अक्सर शोषण का विरोध किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन औपनिवेशिक राज्य था। कभी कभी असहनीय परिस्थितियों से बाहर आने के लिए हताश किसानों ने अपराध करना शुरू कर दिया। इन अपराधों में डकैती और जिसे सामाजिक दस्यु कहा गया है, शामिल हैं। प्रारंभिक किसान आंदोलनों का एक सर्वेक्षण। नील विद्रोह 1859-60। बंगाल में नील की खेती करने वालों ने, लगभग सभी यूरोपीय लोगों ने, स्थानीय किसानों को चावल जैसी अधिक भुगतान वाली फसलों के बजाय अपनी भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर करके उनका शोषण किया। बागान मालिकों ने किसानों को अग्रिम राशि लेने और धोखाधड़ी के अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया, जो तब किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। बागवानों ने किसानों को अपहरण, अवैध कारावास, कोड़े लगवाकर, महिलाओं और बच्चों पर हमले, मवेशियों की जब्ती, घरों को जलाने और तोड़फोड़ करने और फसलों को नष्ट करने के लिए धमकाया। किसानों का गुस्सा 1859 में फूट पड़ा, जब नदिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में उन्होंने दबाव में नील नहीं उगाने का फैसला किया और पुलिस और अदालतों द्वारा समर्थित बागान मालिकों और उनके लाठियालों, रखरखावों के शारीरिक दबाव का विरोध किया। उन्होंने प्लांटर्स के हमलों के खिलाफ एक काउंटर फोर्स का भी आयोजन किया। प्लांटर्स ने बेदखली और बढ़े हुए किराए जैसे तरीकों की भी कोशिश की। रैयतों ने लगान की हड़ताल पर जाकर बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार करके और उन्हें बेदखल करने के प्रयासों का शारीरिक रूप से विरोध करके जवाब दिया। धीरे धीरे उन्होंने कानूनी तंत्र का उपयोग करना सीखा और धन संग्रह द्वारा समर्थित कानूनी कार्रवाई शुरू की। बंगाली बुद्धिजीवियों ने अखबारों के अभियानों, जनसभाओं के आयोजन, किसानों की शिकायतों पर ज्ञापन तैयार करने और कानूनी लड़ाई में उनका समर्थन करने के माध्यम से किसानों के हितों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया। नील की खेती की समस्या की जांच इसके आधार पर सिफारिशें। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। नवंबर 1860 की रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सका। नील की खेती करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विवाद कानूनी तरीकों से तय, लेकिन प्लांटर्स पहले ही बंद हो रहे थे। डाउन फैक्ट्रियों और नील की खेती का लगभग सफाया कर दिया गया था। 1860 के अंत तक बंगाल से पबना कृषि लीग 1870 और 1880 के दशक के दौरान पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में किसके दमनकारी प्रथाओं के कारण कृषि अशांति देखी गई। जमींदारों ने कानूनी सीमाओं से परे बढ़े हुए लगान का सहारा लिया और किराएदारों को 1859 के अधिनियम एक्ट के तहत कब्जा अधिकार प्राप्त करने से रोका। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जमींदारों ने जबरन बेदखली, मवेशियों और फसलों की जब्ती का सहारा लिया और अदालतों में लंबी, महंगी मुकदमेबाजी की।
गरीब किसान ने खुद को नुकसान में पाया। पर्याप्त दमनकारी शासन होने के बाद पबना जिले के यूसुफशाही परगना के किसानों ने गठित किया कि मांगों का विरोध करने के लिए कृषि लीग या संयोजन। जमींदार लीग ने किराए की हड़ताल का आयोजन किया। रैयतों जमींदारों को चुनौती देते हुए बढ़ा हुआ लगान देने से किया इनकार। अदालतों में अदालत से लड़ने के लिए रैयतों द्वारा धन जुटाया गया था। मामले संघर्ष पूरे पबना और अन्य में फैल गया। पूर्वी बंगाल के जिले संघर्ष का मुख्य रूप यह था कि कानूनी प्रतिरोध का बहुत कम हिंसा हुई थी। यद्यपि किसानों का असंतोष 1885 तक बना रहा, अधिकांश मामलों को आंशिक रूप से आधिकारिक अनुनय के माध्यम से और आंशिक रूप से जमींदारों के डर के कारण हल किया गया था। कई किसान अधिभोग अधिकार प्राप्त करने और बढ़े हुए लगान का विरोध करने में सक्षम थे। सरकार ने काश्तकारों को जमींदारी उत्पीड़न के सबसे बुरे पहलुओं से बचाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। फिर से कई युवा भारतीय बुद्धिजीवियों ने किसानों के हितों का समर्थन किया। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अधीन दक्कन दंगे। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र के रैयतों को रैयतवारी प्रणाली के तहत भारी कराधान का सामना करना पड़ा। यहाँ फिर से किसानों ने खुद को शोषक और मुख्य लाभार्थी के रूप में साहूकार के साथ एक दुष्चक्र में फंसा पाया। ये साहूकार ज्यादातर बाहरी मारवाड़ी या गुजराती थे। 1864 में अमेरिकी गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में गिरावट, 1867 में भू राजस्व में 50% की वृद्धि करने के सरकार के फैसले और खराब फसल के उत्तराधिकार के कारण हालात और खराब हो गए थे। 1874 में साहूकारों और किसानों के बीच बढ़ते तनाव के परिणामस्वरूप बाहरी साहूकारों के खिलाफ रैयतों द्वारा आयोजित एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन हुआ। रैयतों ने अपनी दुकानों से खरीदारी करने से मना कर दिया। कोई भी किसान अपने खेतों में खेती नहीं करेगा। नाई, धोबी, मोची उनकी सेवा नहीं करेंगे। यह सामाजिक बहिष्कार तेजी से पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा गांवों में फैल गया। जल्द ही सामाजिक बहिष्कार साहूकारों के घरों और दुकानों पर व्यवस्थित हमलों के साथ कृषि दंगों में बदल गया। ऋण, बॉन्ड और कार्यों को जब्त कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही। एक सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया था। इस बार भी महाराष्ट्र के आधुनिक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने किसानों के कारण का समर्थन किया। 1857 के बाद किसान आंदोलनों की बदली हुई प्रकृति। किसान अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ते हुए कृषि आंदोलनों में मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। मांगे लगभग पूरी तरह से केंद्रित थीं। आर्थिक मुद्दे आंदोलनों को तत्काल के खिलाफ निर्देशित किया गया था। किसान विदेशी बागवानों और स्वदेशी के दुश्मन। जमींदार और साहूकार संघर्ष विशिष्ट और की ओर निर्देशित थे। सीमित उद्देश्य और विशेष शिकायतों का निवारण। उपनिवेशवाद इन आंदोलनों का लक्ष्य नहीं था। इन आंदोलनों का उद्देश्य किसानों की अधीनता या शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था। प्रादेशिक पहुंच सीमित थी। संघर्ष या दीर्घकालिक संगठन की कोई निरंतरता नहीं थी। किसानों ने अपने बारे में एक मजबूत जागरूकता विकसित की। कानूनी अधिकार और अदालतों के अंदर और बाहर उनका दावा किया। कमजोरियां उपनिवेशवाद की पर्याप्त समझ का अभाव था। 19वीं सदी के किसानों के पास कोई नई विचारधारा और एक नया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये संघर्ष हालांकि उग्रवादी के भीतर हुए थे। पुरानी सामाजिक व्यवस्था के ढांचे में वैकल्पिक समाज की सकारात्मक अवधारणा का अभाव था। बाद के आंदोलन
20वीं सदी के किसान आंदोलनों का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से गहरा प्रभाव पड़ा था और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। चंपारण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह पर अध्याय देखें। किसान सभा आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकदारों को उनकी जमीन वापस मिल गई थी। इससे प्रांत के कृषि प्रधान समाज पर तालुकदारों या बड़े जमींदारों की पकड़ मजबूत हुई। अधिकांश काश्तकारों को उच्च लगान, सारांश बेदखली, अवैध लेवी, नवीनीकरण शुल्क या नजराना के अधीन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने भोजन और अन्य आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि की थी। इससे यूपी के किसानों की हालत और खराब हो गई। मुख्य रूप से होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण यूपी में किसान सभाओं का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने उनके प्रयासों का समर्थन किया। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 शाखाएं थीं। अन्य प्रमुख नेताओं में झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र शामिल थे। जून 1920 में बाबा रामचंद्र ने नेहरू से इन गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। इन यात्राओं के दौरान नेहरू ने ग्रामीणों के साथ घनिष्ठ संपर्क विकसित किया। अक्टूबर 1920 में राष्ट्रवादी रैंकों में मतभेदों के कारण अवध किसान सभा अस्तित्व में आई। अवध किसान सभा ने किसानों से कहा कि वे बेदाखली की जमीन जोतने से मना करें, हरी और बेगार न दें, इन शर्तों को न मानने वालों का बहिष्कार करें और पंचायतों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करें। जनसभाओं और लामबंदी के पहले के रूपों से गतिविधि के पैटर्न में तेजी से बदलाव जनवरी 1921 में बाजारों, घरों, अन्न भंडारों की लूट और पुलिस के साथ झड़पों में हुआ। गतिविधि के केंद्र मुख्य रूप से रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले थे। आंशिक रूप से सरकारी दमन के कारण और आंशिक रूप से अवध किराया संशोधन अधिनियम के पारित होने के कारण आंदोलन में जल्द ही गिरावट आई। एका आंदोलन 1921 के अंत तक संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष फिर से उभर आया। इसमें शामिल मुद्दे थे: आय, उच्च किराए दर्ज की गई तुलना में 50% अधिक, दरें, राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों का उत्पीड़न तथा शेयर किराए का अभ्यास। एका या एकता आंदोलन की बैठकों में एक प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान शामिल था जिसमें इकट्ठे हुए किसानों ने कसम खाई थी कि वे केवल रिकॉर्ड किए गए किराए का भुगतान करें, बेदखल होने पर छुट्टी न लें, लेकिन समय पर भुगतान करेंगे। जबरन श्रम करने से इनकार, अपराधियों को कोई मदद न दे तथा पंचायत के फैसलों का पालन करना। एका आंदोलन का जमीनी नेतृत्व मदारी पासी और अन्य निम्न जाति के नेताओं और कई छोटे जमींदारों से आया था। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन आंदोलन को समाप्त कर दिया। मैप्ला विद्रोह। मप्पीला मुस्लिम काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। मप्पिलाओं ने 19वीं शताब्दी के दौरान भी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया था। उनकी शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा की कमी, उच्च किराए, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली के आसपास केंद्रित थीं। स्थानीय कांग्रेस निकाय द्वारा काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून की मांग से मप्पीला किराएदारों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। जल्द ही मप्पीला आंदोलन चल रहे खिलाफत आंदोलन में विलीन हो गया। खिलाफत असहयोग आंदोलन के नेताओं जैसे गांधी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने मप्पीला सभाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व स्थानीय मप्पीला नेताओं के हाथों में चला गया।
अगस्त 1921 में हालात और खराब हो गए जब एक सम्मानित पुजारी नेता अली मुस्लियार की गिरफ्तारी ने बड़े पैमाने पर दंगों को जन्म दिया। प्रारंभ में अंग्रेजों के प्रतीक प्राधिकरण, अदालत, पुलिस स्टेशन, कोषागार और कार्यालय और अलोकप्रिय जमींदार, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, लक्ष्य थे। लेकिन एक बार जब अंग्रेजों ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया और दमन शुरू हो गया, तो विद्रोह के चरित्र में एक निश्चित बदलाव आया। मप्पिलाओं ने कई हिंदुओं को अधिकारियों की मदद करते देखा। एक सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी मामले के रूप में जो शुरू हुआ, उसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। विद्रोह के सांप्रदायिकरण ने खिलाफत असहयोग आंदोलन से मप्पिलाओं के अलगाव को पूरा किया। दिसंबर 1921 तक सभी प्रतिरोध समाप्त हो गए थे। बारडोली सत्याग्रह सूरत जिले के बारडोली तालुका ने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने के बाद तीव्र राजनीतिकरण देखा था। आंदोलन जनवरी 1926 में शुरू हुआ जब अधिकारियों ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। कांग्रेस नेताओं ने तुरंत विरोध किया और मामले की जांच के लिए बारडोली जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने राजस्व वृद्धि को अनुचित पाया। फरवरी 1926 में वल्लभभाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया था। बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। पटेल के तहत बारडोली के किसानों ने सरकार द्वारा एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त किए जाने तक या वर्तमान राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार किए जाने तक संशोधित मूल्यांकन के भुगतान से इनकार करने का संकल्प लिया। आंदोलन को संगठित करने के लिए पटेल ने तालुका में 13 छावनियों या श्रमिकों के शिविरों की स्थापना की। जनता की राय जुटाने के लिए बारडोली सत्याग्रह पत्रिका निकाली गई। सभी किराएदारों ने आंदोलन के प्रस्तावों का पालन किया। यह सुनिश्चित करने के लिए एक खुफिया विंग की स्थापना की गई थी। आंदोलन का विरोध करने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की लामबंदी पर विशेष बल दिया गया। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1928 तक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तनाव पैदा हो गया था। बंबई में रेलवे हड़ताल की संभावना थी। गांधी किसी भी आपात स्थिति में खड़े होने के लिए बारडोली पहुंचे। सरकार अब एक सुंदर वापसी की तलाश में थी। इसने शर्त रखी कि पहले बढ़ा हुआ किराया सभी रहने वालों, वास्तव में नहीं किया गया, द्वारा भुगतान किया जाएगा। फिर एक समिति ने पूरे मामले की जांच की और राजस्व वृद्धि को अनुचित पाया और केवल 6.03% की वृद्धि की सिफारिश की। 1930 के दशक के दौरान किसान जागरण औद्योगिक देशों में महामंदी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित था, जिसने कई क्षेत्रों में नो रेंट, नो राजस्व आंदोलन का रूप ले लिया। साथ ही सक्रिय चरण आंदोलन 1932 के पतन के बाद सक्रिय राजनीति में आने वाले कई नए लोगों ने अपनी ऊर्जा को मुक्त करने के लिए उपयुक्त आउटलेट की तलाश शुरू कर दी और किसानों के संगठन को अपना लिया। दी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा। इस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया है। एक किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और इंदुलाल याग्निक के तहत एक पत्रिका शुरू हुई। एआईकेएस और कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर में अपने सत्र आयोजित किए। 1937 के प्रांतीय चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, विशेषकर कृषि नीति, एआईकेएस के एजेंडे से काफी प्रभावित था। कांग्रेस मंत्रालयों के तहत 1937-39 की अवधि कांग्रेस के प्रांतीय शासन के तहत किसान आंदोलनों और गतिविधियों का उच्च चिन्ह था। लामबंदी का मुख्य रूप किसान सम्मेलनों और बैठकों के माध्यम से था, जहां मांगों को प्रसारित किया जाता था और प्रस्ताव पारित किए जाते थे। गांवों में लामबंदी अभियान चलाया गया। प्रांतों में किसान गतिविधि। केरल
मालाबार क्षेत्र में किसानों को मुख्य रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लामबंद किया गया था। कई कर्ता संगम, किसानों के संगठन अस्तित्व में आए। सबसे लोकप्रिय तरीका था जत्थों या किसान समूहों का जमींदारों तक अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए मार्च करना। 1938 में मालाबार काश्तकारी अधिनियम, 1929 में संशोधन के लिए किसानों का एक महत्वपूर्ण अभियान था। आंध्र चुनावों में कांग्रेसियों की हार के बाद इस क्षेत्र में जमींदारों की प्रतिष्ठा में गिरावट देखी गई थी। कहीं कहीं जमींदार विरोधी आंदोलन चल रहे थे। कई प्रांतीय रैयत संघ सक्रिय थे। एनजी रंगा ने 1933 में भारतीय किसान संस्थान की स्थापना की थी। 1936 के बाद कांग्रेस के समाजवादियों ने किसानों को संगठित करना शुरू किया। कई स्थानों पर अर्थशास्त्र और राजनीति के ग्रीष्मकालीन स्कूल आयोजित किए गए और पीसी जैसे नेताओं द्वारा संबोधित किए गए। जोशी, अजय घोष और आर.डी. भारद्वाज। बिहार इधर सहजानंद सरस्वती के साथ कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, जामुन करजिती आदि शामिल हुए। 1935 में प्रांतीय किसान सम्मेलन ने जमींदारी विरोधी नारा अपनाया। प्रांतीय किसान सभा ने एक प्रतिकूल सरकारी प्रस्ताव के कारण कांग्रेस के साथ बकाश्त भूमि के मुद्दे पर मतभेद पैदा कर दिया, जो सभा को स्वीकार्य नहीं था। अगस्त 1939 तक यह आंदोलन समाप्त हो गया। पंजाब यहाँ पहले की किसान लामबंदी पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस और अकालियों द्वारा आयोजित की गई थी। 1937 में पंजाब किसान समिति द्वारा आंदोलन को एक नई दिशा दी गई। आंदोलन के मुख्य लक्ष्य पश्चिमी पंजाब के जमींदार थे जो केंद्रीय मंत्रालय पर हावी थे। उठाए गए तात्कालिक मुद्दे थे अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्वास और मुल्तान और मोंटगोमरी की नहर कॉलोनियों में पानी की दरों में वृद्धि, जहां निजी ठेकेदारों द्वारा सामंती शुल्क की मांग की जा रही थी। यहाँ किसान हड़ताल पर चले गए और आखिरकार रियायतें हासिल करने में सफल रहे। पंजाब में किसान गतिविधि मुख्य रूप से जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लायलपुर और शेखुपुरा में केंद्रित थी। पश्चिम पंजाब के मुस्लिम काश्तकार और दक्षिण पूर्वी पंजाब, आज का हरियाणा, के हिंदू किसान काफी हद तक अप्रभावित रहे। बंगाल, बर्दवान में भी किसान गतिविधियों का आयोजन किया गया और 24 परगना, असम, सूरमा घाटी, उड़ीसा, मध्य प्रांत और NWFP। युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों द्वारा अपनाई गई युद्ध समर्थक लाइन के कारण AIKS कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट लाइनों पर विभाजित हो गया था और कई दिग्गज नेताओं जैसे सहजानंद, इंदुलाल याज्ञनिक और NG रंगा ने सभा छोड़ दी, लेकिन किसान सभा लोगों के बीच काम करती रही। 1943 के अकाल के दौरान इसने उल्लेखनीय कार्य किया। युद्ध के बाद का चरण, तेभागा मूवमेंट। सितंबर 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने सामूहिक संघर्ष के माध्यम से बाढ़ को लागू करने का आह्वान। तेभागा की आयोग की सिफारिशें 2/3 बरगारदारों को हिस्सा, बटाईदारों को के रूप में भी जाना जाता है। बागचासी या आधार, आधे हिस्से के बजाय। बरगारदार जोतदारों से किराए की जमीन पर काम करते थे। कई शहरी छात्र मिलिशिया सहित कम्युनिस्ट कैडर बरगारदारों को संगठित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में गए। केंद्रीय नारा था, निज हमारे धन तोलो, यानी धान को अपने खलिहान तक ले जाने वाले बटाईदार और जोतदार के घर में नहीं, पहले की तरह, ताकि लागू किया जा सके। तेभागा आंदोलन का तूफान केंद्र उत्तर बंगाल था, मुख्य रूप से आदिवासी मूल की एक निम्न जाति राजवंशी के बीच। मुस्लिमों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। लीग मंत्रालय द्वारा बरगरदारी विधेयक
एक तीव्र दमन, एक अलग बंगाल के लिए हिंदू महासभा के आंदोलन को लोकप्रिय बनाने और कलकत्ता में नए सिरे से दंगों के कारण आंदोलन जल्द ही समाप्त हो गया, जिसने शहरी वर्गों से सहानुभूतिपूर्ण समर्थन की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। तेलंगाना आंदोलन। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिसने 3000 गांवों और 30 लाख आबादी को प्रभावित किया। असजाही निजाम के तहत हैदराबाद की रियासत को धार्मिक भाषाई वर्चस्व, मुख्य रूप से हिंदू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भाषी समूहों पर एक मौल उर्दू भाषी मुस्लिम अभिजात वर्ग के शासन द्वारा के संयोजन द्वारा चिन्हित किया गया था। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की कुल कमी, देशमुखों, जागीरदारों द्वारा जबरन शोषण का सबसे बड़ा रूप, दोरास, जमींदार, जबरन मजदूरी, वेथी और अवैध वसूली के रूप में। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले छापामारों ने आंध्र महासभा के माध्यम से तेलंगाना के गांवों में एक मजबूत आधार बनाया था और जैसे मुद्दों पर स्थानीय संघर्षों का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध के समय की वसूली, राशन का दुरुपयोग, अत्यधिक किराया और वीथी। विद्रोह जुलाई 1946 में शुरू हुआ जब एक देशमुख के ठग ने नलगोंडा के जंगो तालुक में एक गांव के आतंकवादी की हत्या कर दी। जल्द ही विद्रोह वारंगल और खम्मम में फैल गया। किसानों ने स्वयं को ग्राम संगमों में संगठित किया और लाठी, पत्थर के गोले और मिर्च पाउडर से हमला किया। वे क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। आंदोलन अपने चरम पर था। अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच सबसे बड़ी तीव्रता। किसानों ने रजाकारों, निजाम के तूफानी सैनिकों का सफाया कर दिया। एक बार जब भारतीय सुरक्षा बलों ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया, तो आंदोलन थम गया। तेलंगाना आंदोलन की कई सकारात्मक उपलब्धियां थीं। इसके श्रेय के लिए छापामारों, वेठी और के नियंत्रण वाले गांवों में जबरन मजदूरी गायब, कृषि मजदूरी बढ़ाई गई, अवैध रूप से जब्त भूमि को बहाल किया गया, सीलिंग को ठीक करने और भूमि के पुनर्वितरण के लिए कदम उठाए गए, सिंचाई में सुधार और हैजा से लड़ने के उपाय किए गए। महिलाओं की स्थिति में आया सुधार। साक्षी। भारत की सबसे बड़ी रियासत के निरंकुश सामंती शासन को हिला दिया गया, जिससे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन का रास्ता साफ हो गया और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के एक अन्य उद्देश्य को साकार किया गया। किसान की बैलेंस शीट। आंदोलनों। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता के बाद के कृषि सुधारों के लिए एक माहौल तैयार किया। उदाहरण के लिए, जमींदारी का उन्मूलन। उन्होंने जमींदार वर्ग की शक्ति को नष्ट कर दिया, इस प्रकार कृषि संरचना के परिवर्तन को जोड़ा। यह आंदोलन राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित थे। इन आंदोलनों की प्रकृति विविध में समान थी। क्षेत्र। सारांश। उपनिवेशवाद के तहत किसानी। प्रारंभिक किसान आंदोलन, नील विद्रोह, पबना कृषि लीग, दक्कन के दंगों में 1857 के बाद आंदोलनों की प्रकृति में बदलाव। कमजोरियां। बाद के आंदोलन, किसान सभा, एका, मैपला विद्रोह, बारडोली सत्याग्रह, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, कांग्रेस मंत्रालयों के तहत, अतीत में किसान गतिविधि, युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद की अवधि। बैलेंस शीट।